Good morning, students. Now we will continue class 10th social science first world war. Now today we will study newspapers play a key role in influencing public opinion. Influencing मतलब प्रभावित करना. यहाँ पे क्या बता रहा है? न्यूज़पेपर्स प्ले अ की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत. जनमत पब्लिक ओपिनियन. ओपिनियन यानी मत. समाचार पत्रों का जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है. एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैनी न्यूज़पेपर्स कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म. क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के समय सभी देशों के समाचार पत्रों ने उग्र राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया. अल्ट्रा नेशनलिज्म. अल्ट्रा नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पे है उग्र राष्ट्रीयता की भावना. ठीक. दे प्रेजेंटेड न्यूज ऑफ इंसिडेंट्स in such a provocative manner that people were incited, making it difficult to enter into peace agreement. इसके लिए उन्होंने घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जिससे जनता में उत्तेजना बढ़ी और शांति समझौता करना कठिन हो गया. When British newspapers criticized the policies of Kaiser William II, the German began seeing Britain as their enemy. जब ब्रिटेन के समाचार पत्रों में कैसर विलियम द्वितीय की नीतियों की आलोचना की गई तो जर्मनी की जनता ने इंग्लैंड को अपना शत्रु समझ लिया. द जर्मन रिएक्शन इन टर्न incited द पीपल ऑफ इंग्लैंड. इसी प्रकार जर्मनी की जनता ने इंग्लैंड की जनता को उकसाया. सिमिलरली बायस्ड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स लेड टू अ ब्रेकडाउन इन रिलेशंस बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी. फ्रांस और जर्मनी के संबंध भी समाचार पत्रों के कारण बिगड़े. In Serbia and Austria, newspapers published inflammatory articles following the assassination of the Austrian Archduke, creating malice and distrust between the two nations. ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के पश्चात सर्बिया और ऑस्ट्रिया के समाचार पत्रों में एक दूसरे के खिलाफ कटुतापूर्ण लेख लिखे गए. इससे क्या हुआ? इससे दोनों देशों की जनता में द्वेष उत्पन्न हो रहा था. मलिस यानी द्वेष. अल्ट्रा नेशनलिज्म लेड टू द राइज ऑफ मिलिटरिज्म. ऑल अल्ट्रा नेशनलिज्म लेड टू द राइज ऑफ मिलिटरिज्म यानी कि सैन्यवाद. मिलिटरिज्म यानी कि सैन्यवाद. यानी सैन्यवाद भी अति राष्ट्रवादी भावनाओं का परिणाम था. ऑल नेशंस फोकस्ड ऑन फोर्टिफाइंग देयर आर्मीज एंड इक्विपिंग देम विद द लेटेस्ट वेपनरी. हर देश इस समय अपने सैनिक बल को बढ़ाने तथा अपनी सेना को अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस करने में जुट गए. ईच competed with the other to display their military prowess. यानी देशों के बीच होड़ सी लग गई थी कि किसके पास सबसे बड़ी सेना है. Who had the most battleship? किसके पास सबसे अधिक युद्धपोत हैं. Who had the most powerful cannons? किसके पास सबसे अधिक तोप आदि हैं. Military is not limited to building armored might. सैन्यवादी भावना न केवल शस्त्र भंडार निर्मित करती है
बल्कि आम लोगों में एक सैनिक मनोदशा भी विकसित करती है। इसका मतलब ये है कि मिलिट्री इज नॉट लिमिटेड टू बिल्डिंग आर्मर्ड माइट। मिलिटरिस्ट मूव ग्रीव्स द पीपल, यानी कि जैसे अभी आपको मैंने बताया कि एक खास तरह के अनुशासन की भावना विकसित करती है। दे बिलीव इन डिसिप्लिनरी रेजिम, यानी खास तरह के अनुशासन की भावना विकसित करती है। वेयर एवरीवन कंप्लाइज विथ ऑर्डर्स अनक्रिटिकली एंड एक्सेप्ट स्टेट पॉलिसी विदाउट आस्किंग क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि जैसे शासन व अधिकारियों की किसी नीति पर प्रश्न न करना और उनकी सब बातों को स्वीकार कर लेना और जो आदेश दिया जाता है उसका पालन करना। डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर अंडरमाइंड बट सच अ क्लाइमेट सूट्स द एजेंडा ऑफ मिलिट्री रूलर्स। इसका मतलब यह है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, किंतु सैन्य शासकों के लिए बहुत उपयोगी होता है। ऑटोक्रेटिक रेजिम्स आर थस स्ट्रेंथन एंड इवन एज डेमोक्रेसी इज वीकन्ड, यानी इस प्रकार सैन्यवाद एक तरह से लोकतंत्र को कमजोर करके अधिनायकवाद यानी ऑटोक्रेटिक, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटोक्रेटिक रेजिम यानी अधिनायकवाद को सुदृढ़ करता है। स्ट्रेंथनिंग यानी सुदृढ़ करना। इन शॉर्ट मिलिट्री हैज टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। इस प्रकार सैन्यवाद के दो विशेष पक्ष होते हैं। इट लीड्स टू अ स्केलिंग अप ऑफ आर्म्ड फोर्सेस and stockpiling of weaponry as nations seek to establish their military supremacy, while it also molds people's minds so that they begin to accept state policies unquestioningly। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार सैन्यवाद के दो विशेष पक्ष होते हैं। इट लीड्स टू विशेष पक्ष होते हैं, एक ओर सैनिक शक्ति और शस्त्रों के अंबार को बढ़ाना और दूसरी ओर लोगों में राज्य की नीतियों को बिना सवाल किए स्वीकार करने के लिए तैयार करना। टेबल 7.2 shows that military spending rose twofold from £20 crore to £40 crore in the 14 years from 1900 to 1914। देखिए ना, ये क्या है, टेबल 7.2। इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सभी बड़े देश युद्ध की तैयारी कर रहे थे और सेना व शस्त्रों पर खर्च लगातार बढ़ा रहे थे। केवल 14 वर्षों में यानी 14 ईयर्स में सन 1900 से 1914 के बीच सैनिक खर्च 20 करोड़ पाउंड से दुगना हो गया। The military budget of all large European nations rose steadily as they prepared for war। यानी इन देशों में द मिलिट्री बजट ऑफ ऑल लार्ज यूरोपियन नेशंस रोज स्ट्रिक्टली एज दे प्रिपेयर या वॉर, यानी सभी यूरोपियन देशों में जो बजट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ये मिलिट्री के लिए बजट। दे सेट अप फैक्ट्रीज exclusively to manufacture armament, and many capitalists invested in these ventures in the hope that the outbreak of war would increase demand for weaponry, thus maximizing their profit। यानी इन देशों में बहुत से कारखाने
केवल शस्त्र उद्योग पर आधारित थे और बहुत से पूंजीपति उसमें यही सोचकर निवेश कर रहे थे कि युद्ध होगा तो इनकी मांग और बढ़ेगी और वे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, एक प्रश्न है, डू यू थिंक अ ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव शुड अकम्पनी इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री? स्टेट योर व्यूज। इस यानी कि यह पूछ रहा है क्या उद्योगों में के निवेशों में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। राइट। अब आपने अभी तक जितना भी पढ़ाया हूँ उसके बेस पे इसका आंसर आप सोचिए और इसका आंसर मैं आपको PDF फॉर्म में दूंगा। नाउ वी विल कंटिन्यू in next video lesson.